ज़ैगम साहब, ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन है, ज़बान है, अल्टीमेटम है, धमकियां, इसको एक तरफ रखते हुए जो न्यू सीज फायर फ्रेमवर्क जिसके ऊपर अब आज बात दोबारा होना शुरू हुई, जैसे उधर से धमकी आई तो एक एफर्ट्स भी हो रही हैं, ये कितना ज़मीनी हकीकत के करीब हैं? अमेरिका ईरान दोनों के लिए इसमें कितनी कबूलियत और क्या बैक वक्त फौरी जंग बंदी यानी कि सीज फायर और हुर्मुज़ ओपन, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आयशा, ट्रंप की ज़ुबान को भी एक तरफ नहीं रख सकते क्योंकि सिर्फ ज़ुबान की बात नहीं है। जी जी, आप उसकी ज़ुबान को एक तरफ रखते हैं, जो उसने लिखा है उस पर भी अगर तवज्जो दें तो बहुत संजीदा बात है, क्योंकि वो जिस चीज़ की धमकी दे रहा है वो जंगी जराइम है, वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की धमकी दे रहा है, वो पावर स्टेशंस को बम करने की, ख़त्म करने की धमकी दे रहा है, जिससे अस्पताल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, घर चलते हैं, पूरी ज़िंदगी चलती है। वो पुलों को उड़ाने की धमकी दे रहा है जिसके ज़रिए से लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान ने प्लान दिया है, मेरे ख्याल में वो एक ऐसा प्लान है जिस पे बात आगे बढ़ सकती है और बात आगे बढ़नी चाहिए दो स्टेप्स में। एक पहली बात ये है कि फौरी तौर पे सीज़ फायर हो जाए, ये पहला स्टेप है। उसके बाद अगले 15-20 रोज़ में फॉलो अप प्लान हो। तो ये एक ऐसा पाकिस्तान का जो मंसूबा है या प्लान है जिसमें तमाम जो कोर इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने की, उनको इसमें एड्रेस किया गया है, एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि उसमें चाहे सैंक्शंस हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सिक्योरिटी हो, तमाम तर चीज़ें। अब इस वक्त ईरान, उसकी अपनी एक मतलब समझ लें कि खदशात हैं जो बहुत अहम है, क्योंकि उनके साथ बहुत धोखे हुए हैं। JCPOA किया गया, यानी पहला जो न्यूक्लियर माहिदा था जो ट्रंप ने ख़त्म कर दिया, साल बाद माहिदा हुआ और ट्रंप ने उसको ख़त्म कर दिया। फिर माहिदे के लिए गुफ्तगू हुई तो फिर हमला कर दिया, फिर दूसरी बार माहिदे के लिए गुफ्तगू हुई तो फिर हमला कर दिया, और पहले हमले के दरमियान में जो सीज़ फायर है उसको इस्तेमाल किया गया दोबारा हमले के लिए। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि ईरान ने अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश कर दी है। ये डेटरेंस कहीं नहीं जा रही। ईरान ने ये दिखा दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, और वो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर ले तो फिर ये कोई आसान काम नहीं है कि उससे इस कंट्रोल को वापस लिया जाए। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, यहाँ एक नुक्ते को मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कहा कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, जो भी निकात सामने आ रहे हैं, मगर यहीं पर ईरान का सबसे बड़ा इतराज़ सामने आता है। वो कहता है कि टेम्पररी सीज फायर जो है, ये कोई पॉज नहीं है, ये रीपोजिशनिंग होती है, और वो ये कह रहा है कि मैंने सीखा है ये गाजा और लेबनान से। तो वो ये समझता ही नहीं है कि अगर आप मुझे कह रहे हैं मैं पॉज करूं और मैं साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दूं, ये मुमकिन नहीं है, तो फिर भी क्या मुमकिन है कि यहाँ से वे आउट निकले? जी देखिए, ईरान ने दो अपनी रेड लाइंस इस वक्त बनाई हुई हैं और वहीं से मसला आ रहा है। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि टेम्परेरी और टैक्टिकल सीज़ फायर, वो कहते हैं इसको नहीं मैं मानता, मुकम्मल हल होना चाहिए, मुकम्मल मसला हल होना चाहिए ताकि दोबारा मेरे ऊपर हमला ना हो, कोई गारंटी होनी चाहिए। आप अगर उसकी 5 शराइत देखें जो वो पहले दे चुका है तो उसमें वो गारंटी मांग रहा है इस बात की कि दोबारा मुझ पे हमला नहीं होगा, जो इसी बात में शामिल है कि टेम्परेरी नहीं, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो। और दूसरा जो बात है वो ये है कि जो हुर्मुज़ का कंट्रोल है, लिवरेज है, वो इस वक्त उसको नहीं छोड़ेगा। वो एक बाकायदा मुज़ाकरात का, उस पर मुज़ाकरात करना चाहता है, वो भी उसकी 5 शराइत के अंदर शामिल है, उस पर बात करना चाहता है, लेकिन सीज़ फायर के हिस्से के तौर पर उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। ये हैं उसके मसले। लेकिन देखिए, जो पहली बात है, कोई गारंटी नहीं दे सकता ईरान को तहफ़्फ़ुज़ की, दुनिया का कोई मुल्क गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी अपनी ताकत होती है, अपनी डेटरेंस होती है, और ईरान उस डेटरेंस को इस वक्त इस्टेब्लिश कर चुका है। ईरान ये दिखा चुका है कि वो अपनी हिफाजत कर सकता है और दोबारा हमला उसके लिए आसान काम नहीं है। अब यहाँ से बात आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में एक अहम बात यह हो गई कि दूसरी जो दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रूस, उनको बीच में लाया जाए, ख़ास तौर पर चीन को बीच में लाया जाए। अभी हमारे ईरानी भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, हम सबको फ़ख्र है ईरान जिस तरह रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन आप देखिए हमें बहुत बड़ा इसका दुख है कि जो इदारे उसने साल में बनाए, और मौके का फायदा उठा के मुस्तकिल नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी से लेके पार्स आउट, उसके रिसर्च के इदारे, उसकी यूनिवर्सिटियां, उसके स्टील के प्लांट, उसकी इंडस्ट्रियल सलाहियत, ये अगर जंग चलती रहती है तो ये चीजें ईरान के लिए भी तबाहकुन है। ठीक हो गया, तो उसको भी एक कदम पीछे हटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमिर अहमद खान साहब, क्या आलमी दबाव, क्या अमेरिका के अंदर से उठती आवाजें, दाखिली तनकीद ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर करेगी? क्योंकि अगर ईरान भी अपनी जगह पर खड़ा है, वे आउट नहीं दे रहा, तो फिर ट्रंप आगे बढ़कर मजीद नुकसान की तरफ लेके जाएंगे दुनिया को।
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا عائشہ کہ اب ان کے پاس دنیا کو دینے کے لیے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی جی ایک دروازہ جو انسانوں کے اوپر کبھی بند نہیں ہوتا وہ پاگل پن کا دروازہ ہے, اور صدر ٹرمپ کا جو حالیہ بیہیویئر ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے. لیکن جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں نا عائشہ, جو آپ کا سوال ہے کہ کیا عالمی دباؤ ان کو مجبور کر سکتا ہے, تو اس دباؤ کو, اس کا ذرا نیچر ایگزامن کرتے ہیں. اس دباؤ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھی امریکہ کو دھمکیاں دے, روس بھی اس کو دھمکیاں دے, اور براہ راست ایک آن گراؤنڈ نہیں تو کم از کم ایک وربل کانفرنٹیشن شروع ہے. اس دباؤ کی ایک اور بھی شکل ہے نا. اب دیکھیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں ایران جو ہے وہ بڑی کلیورلی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ دنیا کو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جس نے نکلنا ہے یہاں سے, جو اپنے جہاز نکالنا چاہتا ہے وہ براہ راست ہم سے بات کرے, وہ چھوڑے نا اوور آل سچویشن کے اندر جو بھی ہے, رائٹ. اس کے اندر فرانس نے پہل کر بھی لی ہے, ان کے کچھ جہاز نکلے بھی ہیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جہاز بھی نکلے ہیں. اب اگر زیادہ سے زیادہ ممالک جن کی کوئی ڈپینڈنس ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر, اب وہ ایران سے براہ راست بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے جہاز وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ان اٹ سیلف بائی اٹ سیلف ایک نئی ریالٹی کریٹ ہو رہی ہے وہاں پر, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ریالٹی جو ہے وہ پریشر بنائے گی, کیونکہ یہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ باقی کی دنیا تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ جی کھلی ہے, ہمارے لیے تو کھلی ہے اسٹیٹ آف ہرمز, اب پتہ نہیں امریکہ کا کیا مطالبہ ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ کیوں کھل لیں. تو اس طرح سے انڈائریکٹلی یہ گلوبل پریشر بلڈ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, جس کے دوران امریکہ کے اندر جو آلریڈی ان کے اوپر پریشر بن رہا ہے اس میں بھی بدتریج اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں ایک لمبا ٹائم فریم درکار ہے نا یہاں پہ, جو امیجیٹ ان ساری چیزوں کے لیے ایک لمبا ٹائم فریم درکار ہے. یہاں پہ جو ایک امیجیٹ کرائسس آیا ہوا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی شخصیت ہے ان کو کوئی لاسٹ ہررا چاہیے اس جنگ کو سمیٹنے کے لیے یا جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے, ان کو کوئی بڑا مارکا چاہیے. اب یہ جو ان کا ریسکیو مشن تھا نا پائلٹ کا, اگر آپ اس کو ذرا اس کے اوپر غور کریں, اور جو اس کے اوپر رپورٹنگ آئی ہے وہ انہوں نے اس کو سیل بھی کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے اندر کہ یہ ایک کیا انہوں نے کہا ایسٹرن میریکل ہے جو ہم نے ان کو نکال لیا ہے وہاں سے. لیکن جو ایکسپرٹس اب اس کی فوٹیج کو ایگزامن کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملبہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے فوٹیج کے اندر, وہ تو اس جگہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور تھا جہاں سے اس پائلٹ کو ریسکیو کیا گیا. سو گویا وہاں اندر جانے کا اور 2 بڑے بڑے جہاز MC-130 جو ہیں وہ وہاں پر اتارنے کا, اس کے ساتھ اس کے سپورٹ ہیلی کاپٹرز 5-6 جو وہاں پر اتارے ہیں, پھر اس کے اوپر سے ان کے وہ ڈرون اڑتے رہے, تو ان کا مقصد کچھ اور تھا. غالباً ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی کرٹیکل انٹیلیجنس یا کوئی کرٹیکل سکسیس حاصل کر سکیں گے اس آپریشن سے, جو ان کے یورینیم ڈپازٹس ہیں ایران کے. اب جب وہ بھی نہیں ہو سکا تو اب تھنک ان کی ڈیسپریشن کا لیول بہت ہی بڑھ گیا ہے. سو ان دا نیئر فیوچر یہ کافی بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی اگر آپ شارٹ ٹرم میں دیکھیں.